This is Mansi, and I have secured rank 137 in the UPSC Civil Service Examination, and this is my second attempt. I think UPSC for me was just IAS before, but later in life I realized that it is more than that. मेरा ये attempt था, ये second था, तो एक डर पहले से ही था कि होगा कि नहीं होगा. ये process है, ये बहुत complex है, पर what we need to do is हमें इसको simple बनाना है. 8 घंटे से ज़्यादा देने की ज़रूरत पड़ी नहीं दिन में. हालांकि कई बच्चे हैं जो 16, 17 घंटे भी कर लेते हैं, मैंने सुना है ये, हालांकि मैं किसी से मिली नहीं हूँ. फेलियर के बाद अपने आप को ऊपर उठाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है. एक बहुत ही फेमस स्ट्रैटेजी है कि प्रीलिम्स फेल होता है तो फील इट लाइक कि आपका प्रीलिम्स हो गया है. आपके पास 3 महीने हैं, आपको मेंस लिखना है. मेंस के बीच का समय भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. मेंस के लिए मतलब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे उन 3 महीनों में, उसका आपको डायरेक्ट रिजल्ट दिखेगा अपने मार्क्स पर. मैंने कोचिंग नहीं ली है, मैंने कोई फाउंडेशन कोर्स वगैरह कुछ ज्वाइन नहीं किया. मैंने घर पे ही रह के पढ़ाई की. तो मोस्ट ऑफ जो मेरी रिसोर्सेज या कोई भी चीज़ कह लीजिए, तो टेक्नोलॉजी, इंटरनेट का उसमें बहुत ही योगदान रहा है. फ़ोन और टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, दीज आर डबल एज स्वॉर्ड्स. आपको इंश्योर करना है कि हाँ, मैं इसको अपने अच्छे के लिए यूज़ कर रही हूँ, मेरा समय बर्बाद नहीं हो रहा, मेरी प्रिपरेशन डिरेल नहीं हो रही है. रिविज़न की बात की जाए तो रिविज़न आई थिंक इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस जर्नी. एक कोट है, ईच डे काउंट्स, कंसिस्टेंसी मैटर्स. तो ये मेरे दिमाग में हमेशा रहता था. So UPSC was at the back of my mind from a very long time when I was in school, but the concrete shape that it took was after my post-graduation when I started to do it religiously. I saw the syllabus, I saw what are the aspects that there are coachings or other materials available. I saw everything and then I decided that yes, I can do it. And it was my post-graduation that I decided that I have to do it. To be honest, I was little anxious before, but when the result came, I was totally calm. My hands were like in a very common state. I was sitting on my dining table at that time, and my mother was standing beside me, and I told her that, Mama, result came, and I didn't check it. Just I told that, yes, Mama, result is came. So I need to check it right now. I opened the PDF, I saw my name at rank 137th, and I was like, Mummy, I got 137th rank. And Mummy was like, oh, she was on another level of happiness. And at the same time, my father came and he tightly hugged me and he is like, okay, you have done it. And it was such an emotional moment for us. मेरा ये अटेम्प्ट था, ये सेकंड था, तो एक डर पहले से ही था कि होगा कि नहीं होगा. इवन व्हेन आई गेव प्रीलिम्स, ये डर था कि शायद होगा कि नहीं होगा. इवन व्हेन आई केम आफ्टर गिविंग प्रीलिम्स, आई केम एट होम एंड आई वाज नॉट वेरी श्योर कि होगा कि नहीं. बट व्हेन आई चेक विद द आंसर कीज दैट कोचिंग प्रोवाइड्स, तो दिखा कि हाँ, स्कोर काफ़ी सेफ जोन में है, तो हो जाएगा. देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, बहुत ही मतलब टाइमली तरीके से, बहुत ही रिगरसली, बिकॉज जो समय होता है वो बहुत कम होता है. लगभग 3 महीने का समय मिलता है और सब्जेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं. तो मैंने लगातार मतलब 8 से 10 घंटे अब दिए इस चीज़ को. अपने नोट्स कंसोलिडेट किए, पढ़ाई की रिलीजियसली 8 से 10 घंटे. और मेंस भी जब मैंने दिया तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि शायद हो जाएगा. थोड़ी बहुत शायद कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने हाथ में नहीं होती, उनको खैर साइड रख के, पर हाँ, अपनी मेहनत पे विश्वास था कि हो जाएगा. तो जैसे मेंस का भी रिजल्ट आया तो आई वॉज लाइक, हाँ, बैक ऑफ माइंड था कि हाँ, हो जाएगा, तो हो गया. इट वॉज नॉट अ वेरी शॉकिंग न्यूज़ टू मी. Then came the interview. I also have given the Indian Forest Service examination along with it, और उसी का मेंस मैंने दिया था नवंबर में. नवंबर के बाद मेरे पास इंटरव्यू के लिए बहुत ही कम समय बचा था, तो मैंने 7 ही दिन में अपने इंटरव्यू की तैयारी की और मैंने अपना इंटरव्यू दिया. इंटरव्यू कहेंगे कि एक थोड़ा सा डर रहता है कि समय नहीं मिला है उतना प्रिपेयर करने का, पर भगवान की कृपा से ये भी हो गया. जो ऑप्शनल का विषय चुनना होता है हमें, उसमें हमें कई चीज़ें मुझे लगता है ध्यान में रखनी चाहिए. एक तो आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कितना है, आप कितना समय उसको दे पाएंगे, साथ ही साथ अपने और सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज कर पाएंगे.
जो मेरा बैकग्राउंड रहा है वो फिज़िक्स में रहा है। तो मैंने सोचा कि जैसे कि मैं काफ़ी टर्मिनोलॉजी से मैं काफ़ी रूबरू हूँ, जानती हूँ इन चीज़ों को, तो मुझे फ़िज़िक्स चूज़ करना चाहिए। और उसको चूज़ करने से पहले मैंने कुछ पीवाईक्यूज़ भी देखे। मैंने देखा कि हाँ, ये सारी चीज़ें मैंने अपने कोर्स में पढ़ी हुई हैं और मैं इनको कर सकती हूँ। तो तब मैंने डिसाइड किया कि हाँ, फ़िज़िक्स। हालाँकि दिमाग में ये भी आया कि और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं, काफ़ी कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे सोशियोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया। मैंने देखा कि एक बार उनको भी देखा जाए कि कैसे रहते हैं। हालाँकि सब्जेक्ट बहुत अच्छे लगे, पर वही था कि समय की पाबंदी होती है थोड़ी, तो उसके हिसाब से मैंने फिर फ़िज़िक्स को चूज़ किया। मेरा इंटरेस्ट भी था और मुझे लगा कि मैं मैनेज कर पाऊँगी बाकी सब्जेक्ट्स के साथ। देखिए ये बात काफ़ी तौर तक सच है कि हाँ, जो सोशियोलॉजी और ये आर्ट्स वाले सब्जेक्ट हैं, ये काफ़ी हेल्प कर देते हैं बाकी पेपर्स में। क्योंकि मैंने भी ट्राई किया था एक बार शुरू में पढ़ने का, तो मुझे लगा था कि हाँ, ये हेल्प करते हैं। तो दिस इज़ ट्रू टू सम एक्सटेंट, बट ये है कि आपको अपने चीज़ें देख के मैनेज करना पड़ेगा। फिज़िक्स इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी प्रिसाइज़, बहुत ही एक डिफाइंड सिलेबस है उसका, बहुत ही सरल तरीके से उसको किया जा सकता है। और जो ये बाकी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे सोशियोलॉजी भी हो गया और भी सब्जेक्ट्स हो गए, तो आपको एक करंट अफेयर्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए। वैल्यू एडिशन करते रहना पड़ता है उन नोट्स में भी। हालाँकि फ़िज़िक्स के साथ ये नहीं था, तो मैंने सोचा कि फ़िज़िक्स को मैं एक ब्रेक की तरह यूज़ कर सकती हूँ अपने उस जीएस के मोड से निकलने के लिए, तो फ़िज़िक्स इसलिए रहा। मैं ये कहूँगी कि समय की बात की जाए तो सबका अपना समय होता है। कोई एक इंसान एक बुक को शायद 10 दिन में पढ़े, वही एक इंसान उसको 5 दिन में भी पढ़ सकता है। तो सबका अपना समय लगता है हर चीज़ को करने में। मुझे मेरा कॉम्प्रिहेंशन मुझे लगा ठीक है, तो उस हिसाब से मुझे 8 घंटे से ज़्यादा देने की ज़रूरत पड़ी नहीं दिन में। हालाँकि कई बच्चे हैं जो 16-16, 17-17 घंटे भी कर लेते हैं, मैंने सुना है ये। हालाँकि मैं किसी से मिली नहीं हूँ, ऐसा कोई इंसान मैं नहीं मिली। पर ये है कि हाँ, 7 से 8 घंटे तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा होता है। काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करना, पढ़ाई करना, टेस्ट देना, दोबारा से रिविज़न करना, तो ये सब मैनेज करने में टाइम तो जाता ही है। व्हेन इट कम्स टू टेकिंग ब्रेक्स, तो ब्रेक्स मैं लेती थी, क्योंकि लगातार नहीं पढ़ाई की जा सकती है। आपका दिमाग भी ऊब जाता है चीज़ों से। कई बार आप किताब खोले रखे रहते हैं अपने आगे, पर एक अक्षर नहीं जा पाता है दिमाग में। तो वही कि कई दिन, मतलब 2 दिन, कई बार 2 दिन भी हो जाते थे कि मैं 2-2 दिन कुछ नहीं पढ़ पाती थी। पर ये है कि हाँ, उन 2 दिन के बाद मेरी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से होती थी, बड़े ही फ्रेश माइंड से होती थी वो पढ़ाई। तो ब्रेक्स इम्पॉर्टेंट हैं, बिकॉज़ हमारा दिमाग इतने लगातार इतने घंटे नहीं कर पाता है, तो उसे भी रेस्ट की ज़रूरत है। जैसे ये एग्ज़ामिनेशन की प्रोसेस बहुत लंबी होती है और कॉम्प्लेक्सिटी आ ही जाती है इतने लंबे एग्ज़ाम में। तो हमें क्या करना है, हमें चीज़ों को सिंपल बनाना है, ताकि हमारा जो भी टारगेट्स हैं वो जल्दी-जल्दी पूरे हों। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारे जो रिसोर्सेज़ हैं वो कंसाइज़्ड हों। हम बार-बार अपने रिसोर्सेज़ ना बदलें कि आज हमें ये अच्छा लग रहा है पढ़ने में, कल हमें दूसरी चीज़ अच्छी लग रही है पढ़ने में। एक ही रिसोर्स के ऊपर स्टिक रहिए। जैसे अगर आप पॉलिटी कर रहे हैं, तो बहुत ही एक फ़ेमस रिसोर्स है लक्ष्मीकांत की बुक, तो वही कीजिए, बार-बार कीजिए, और जितने बार आप रिविज़न्स करेंगे बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उतनी ही ज़्यादा आपके दिमाग में वो चीज़ें रह पाएँगी लंबे समय तक, और वही आपको एग्ज़ामिनेशन के प्रेशर को हैंडल करने में हेल्प करेंगी। तो अगर मैं रिसोर्स की बात करूँ, तो जैसे मैंने लक्ष्मीकांत की पॉलिटी के लिए, स्पेक्ट्रम की मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए मैंने चूज़ की एनसीईआरटीज़ जो 11th और 12th क्लास की हैं, और साथ ही साथ जो एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट है वो मैंने पीएमएफ आईएएस की एक बुक आती है, मैंने वो रेफ़र की। और इंटरनेशनल रिलेशंस और जो भी करंट अफेयर्स के लिए मैं इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो करती थी, और यही मेरा एक शॉर्ट रिसोर्स लिस्ट रही है। देखिए, मार्केट में बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं एक-एक सब्जेक्ट के लिए, पर मैं फिर से इस बात पर स्ट्रेस डालना चाहूँगी कि एक ही रिसोर्स रखिए। हालाँकि अगर कुछ कमियाँ होंगी, तो अगर आप मॉक टेस्ट लगाएँगे तो वो कमियाँ वहाँ से पूरी हो जाएँगी। तो इसलिए बार-बार रिसोर्स बदलने की मुझे नहीं लगता है कि इतनी नीड है। आप अपना रिसोर्स एक ही रखिए, एक ही बुक रखिए और मॉक टेस्ट लगाइए। वहाँ से जो भी आपके गैप्स हैं वो फिल होते जाएँगे। यूपीएससी के पीवाईक्यूज़ को अपने साथ रखिए, वो आपको गाइड करेंगे।
रिविजन की बात की जाए तो रिविजन आई थिंक इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस जर्नी। रिविजन के बिना आई डोंट थिंक सो कि आप रिटेन कर पाएंगे इतनी सारी वास्ट इन्फॉर्मेशन को। तो रिविजन मैं भी मतलब ये लगा लीजिए, मैंने अपनी जो भी बुक्स हैं कम से कम 20 बार तो रिवाइज़ की ही होंगी। और रिविजन का ऐसा रहता था कि मैं लूप में चलती थी। मैंने पॉलिटी की, मॉडर्न हिस्ट्री की, एनवायरनमेंट की, फिर मैं दोबारा पॉलिटी पे आ गई, फिर मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की, फिर मैंने एनवायरनमेंट की। तो मैं ऐसा एक सिस्टमैटिक लूप रखती थी, उसी में अपनी रिविजन्स करती थी। एंड विद ईच आइट्रेशन जो रिविजन का समय है वो कम होता जाता था और रिटेनिंग जो पावर थी वो भी बढ़ती जाती थी मेरी। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैंने नोट्स ज़्यादा नहीं बनाए हैं। मैंने बार बार उन्हीं बुक्स को रिवाइज़ किया है और जैसे ही मैंने मतलब मेरे रिविजन्स ज़्यादा होने लग गए थे तो मुझे खुद ब खुद सारी चीज़ें याद आने लग गई थी। मुझे पेजेस पे क्या लिखा हुआ है, किस पेज पे क्या लिखा हुआ है, वो सब याद रहने लग गया था। तो मुझे लगा कि मुझे नोट्स की उतनी ज़रूरत नहीं है। हालाँकि मैंने बहुत ही शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाए हैं जिन चीज़ों को मैं भूल जाती थी, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती थी, बी इट फ्रॉम लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम। तो बहुत ही शॉर्ट नोट्स 10 पेज के ओनली विद फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो मैंने बनाए हैं। इसके अलावा मैंने नोट्स नहीं बनाए। मैंने घर पे ही रह के पढ़ाई की है तो मोस्ट ऑफ जो मेरी रिसोर्सेज या कोई भी चीज़ कह लीजिए तो टेक्नोलॉजी, इंटरनेट का उसमें बहुत ही योगदान रहा है। मेंस में मैंने जो है एआई की बहुत हेल्प ली है। इवन इन माय इंटरव्यू प्रिपरेशन मैंने एआई का बहुत यूज़ किया है। तो मतलब ये सरल बना देता है हमारी इस जर्नी को। हमें कई चीज़ों के पीछे भागना नहीं पड़ता। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करना भी चाहिए क्योंकि आसानी रहती है। अगर कोचिंग की बात की जाए तो मैंने कोचिंग नहीं ली है। मैंने कोई फाउंडेशन कोर्स वगैरह कुछ जॉइन नहीं किया। मैंने घर पे ही रह के पढ़ाई की। हालाँकि कुछ चीज़ें थी, जैसे कि मैं साइंस बैकग्राउंड से रही हूँ तो मुझे थोड़ी डिफ़िकल्टी हुई कि पॉलिटी कैसे पढूँ, मुझे वो लीगल टर्म्स समझ नहीं आ रही हैं या मुझे क्या याद रखना चाहिए, क्या याद नहीं रखना चाहिए। तो उसके लिए मैंने यूट्यूब की हेल्प ली। यूट्यूब पे काफ़ी सारे ऐसे चैनल्स हैं जो प्लेलिस्ट होती हैं जो कि आपकी बहुत मदद कर देते हैं एक शुरुआती व्हेन यू आर एट एन इनिशियल स्टेज। तो वहाँ मैंने हेल्प ली कुछ सब्जेक्ट्स में, जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया। बट एक बार जब वो पुश मिल जाता है तो आगे आपका चलना आसान हो जाता है। मेंस की फोकस्ड प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो विद इन 1 मंथ आप स्टार्ट कर दीजिए आंसर्स लिखना। चाहे जैसे भी लिखें, अच्छे बुरे डजेंट मैटर, विद टाइम इट विल इम्प्रूव। तो आप जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ही अच्छा होगा। आपके आंसर्स उतने ही रिफाइंड होंगे। स्ट्रक्चर जो होगा आपके आंसर्स का वो रिफाइंड होता रहेगा और द मैक्सिमम यू राइट, द मैक्सिमम यू विल गेट द मार्क्स इन द एग्जाम। सो मेंस के बीच का समय भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितनी आप मेंस के लिए मतलब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे उन 3 महीनों में, उसका आपको डायरेक्ट रिजल्ट दिखेगा अपने मार्क्स पर भी। देखिए, ये जर्नी बहुत लंबी है तो मेंटली एग्जॉस्टिंग हो जाती हैं चीज़ें। परफॉर्मेंस का प्रेशर हमेशा रहता है कि हम पढ़ रहे हैं, हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं तो रिज़ल्ट आएगा, नहीं आएगा, सक्सीड होंगे कि नहीं होंगे। पर मैं कहूँगी कि ये मेरा सेकंड जैसे अटेम्प्ट था, तो मैंने ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दी थी कि आई एम राइटिंग इन एन एग्ज़ाम। मैंने अपने दिमाग में यही रखा कि मैं घर में लिख रही हूँ, अपने रूम में लिख रही हूँ, अपनी टेबल चेयर पे बैठ के लिख रही हूँ। इस चीज़ ने मेरी बहुत हेल्प की। वो प्रेशर जो एग्ज़ाम में फ़ील होता है वो नहीं आया मेरे दिमाग पे और चीज़ें बहुत आसानी से हो गई। तो मैं यही बोलूँगी कि अपने ब्रेन को भी ट्रेन करना पड़ता है कि हाँ, कि जो भी सिचुएशन आएगी एग्ज़ाम में, मे बी आपको क्वेश्चंस नहीं आते होंगे पर उनको कैसे टैकल करना है, तो वो आप घर पे सीखिए। आप घर पे मेहनत करेंगे तो वो आपको एग्ज़ाम हॉल में मेहनत मतलब हेल्प करेगा। देखिए, अगर कोई बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा है तो सबसे पहले आप प्रीलिम्स पे फोकस कीजिए क्योंकि आपको अपने बेसिक्स बिल्ड करने पड़ेंगे। प्रीलिम्स के लिए मुझे लगता है 3 महीने का टाइम आपको मिनिमम लगेगा हर चीज़ को पढ़ने में, समझने में और कम से कम 1 या 2 रिविज़न करने में। तो प्रीलिम्स पे फोकस कीजिए स्टार्टिंग के 3 महीने, 3 से 4 महीने। उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ओरिएंटेड रखिए क्योंकि प्रीलिम्स एक क्वालिफाइंग स्टेज है, मेंस के मार्क्स आपके जुड़ते हैं और वही आपकी मेरिट को डिसाइड करते हैं। तो
एक बार आपकी बेसिक नॉलेज बिल्ड हो जाए तो उसके बाद आप मेंस की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ मेंस की जैसे आपने तैयारी की तो 1 महीना आप दे रहे हैं, तो साथ साथ जो भी आप सब्जेक्ट कर रहे हैं आप कोशिश कर सकते हैं कि मैं उनके आंसर्स लिखूं, मैं यूपीएससी के पीवाईक्यूज को अपने साथ साथ में रखूं और वही जो पुराने क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में उनको एक बार लिखने की कोशिश करूं कि कहाँ तक मैं सही लिख पा रहा हूँ और क्या चीज़ें और ऐड की जा सकती हैं। तो ये आपकी प्रिपरेशन को आगे बहुत गाइड करेगा। एंड इंटरव्यू का तो यही है कि एक बार मेंस का रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। इवन अगर आप कॉन्फिडेंट हैं मेंस का एग्ज़ाम देने के बाद आप भी तब भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यही प्लान रहेगा। फ़ोन और टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, दीज आर डबल एज स्वॉर्ड्स। आपको इंश्योर करना है कि हाँ, मैं इसको अपने अच्छे के लिए यूज़ कर रही हूँ, मेरा समय बर्बाद नहीं हो रहा, मेरी प्रिपरेशन डिरेल नहीं हो रही है। तो फ़ोन का लिमिटेड यूज़ रखिए और जो भी डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स हैं आप उनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और प्लीज़ मेक श्योर कि हाँ, आप अपने आप को भी एक तरीके से सुपरवाइज़ कर रहे हैं। ये नहीं कि करे जा रहे हैं चीज़ें, रील्स जो हैं वो स्क्रॉल हो रही हैं, ये नहीं होना चाहिए। अपने आप पे एक सुपरविजन रखिए कि हाँ, मैं कर क्या रहा हूँ इस समय। अपने आप पे एक यू हैव टू मेंटेन अ काइंड ऑफ डिसिप्लिन ऑन योरसेल्फ। मैं यही कहूँगी कि जो भी हो लाइफ में, जो भी हो, अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज कीजिए। प्रेशर बहुत रहता है, बीट फ्रॉम रिलेटिव्स, फ्रेंड्स। एक फोमो क्रिएट हो जाता है कि हाँ, सब लाइफ में आगे निकल गए हैं, मैं पीछे रह गई हूँ, मैं पीछे रह गया हूँ। आपको अपने आप को शील्ड करना है इन चीज़ों से, बिकॉज व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज़ योर मेंटल हेल्थ। अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी तभी आप एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो प्लीज़ मेंटेन अ प्रोटेक्टिव शील्ड अराउंड योर सेल्फ so that negativity doesn't reach you. फेलियर के बाद अपने आप को ऊपर उठाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एक बहुत ही फेमस स्ट्रैटेजी है कि प्रीलिम्स फेल होता है तो फील इट लाइक कि आपका प्रीलिम्स हो गया है, आपके पास 3 महीने हैं, आपको मेंस लिखना है। तो आप उसी को फॉलो कीजिए, उसी रिगर से अपनी आंसर राइटिंग कीजिए कि आप असल में मेंस दे रहे हैं। इस तरीके से आप डिसिप्लिन भी इनकलकेट करेंगे, आपकी टाइम मैनेजमेंट भी होगी और आपको एक इनिशियल स्टार्ट भी मिल जाएगा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। और जैसे कि मेंस इंपॉर्टेंट रहता ही है, तो आप इस पिछले 1 साल में अपनी मेंस की प्रिपरेशन इतनी अच्छी कर लेंगे कि आपको आपका आगे का थोड़ा सा समय आप बहुत ही जुडिशली आगे यूज़ कर पाएंगे। और जैसे ही दिसंबर के बाद जनवरी आता है तो आप अपनी प्रीलिम्स की डेडिकेटेड तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, रिवीजन मोड में आ सकते हैं और आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। एक कोट है, ईच डे काउंट्स, कंसिस्टेंसी मैटर्स। तो ये मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि हर दिन का एक रोल है, हर एक दिन का महत्व है और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा इस चीज़ को मैं अपने दिमाग में रखती थी और लगातार मेहनत करती थी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस एग्जाम इज टू ट्रस्ट इन योर सेल्फ, stay confident and trust in yourself, trust in your caliber, trust in your potential. Shield yourself and stay focused and do the hard work. Result will surely be very good.